नमस्कार। हमारे साथ हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा, जो कि सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं और भारत माँ के सपूतों में ये भी एक ऐसे सपूत है जिन्होंने देश की सेवा में कभी भी पीछे नहीं हटे। मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, आपका स्वागत है हमारे शो पे। सर, आपसे बात करेंगे कि अभी हाल में मोर रिसेंटली श्रीलंका ने मदरसों पर लगाया बैन। 1000 मदरसे बंद करने वाले हैं वो, और साथ में बुर्के पे भी बैन लगाया। तो ये स्टेप उन्होंने बोला कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्टेप है। खैर, ये उनका अपना मानना है कि क्या आपको क्या लगता है, क्या ये बुर्का बैन और मदरसा बैन, क्या इस स्टेप से टेररिज्म खत्म हो सकता है? और दूसरी चीज, क्या भारत को क्या ऐसा कोई स्टेप उठाना चाहिए क्या? देखिए, मेरी अपनी विश्वास है कि ये कदम से श्रीलंका में आतंकवाद में काफी गिरावट होगा। देखिए, 2019 में बॉम्बिंग हुआ था चर्च में, होटल में, और 250 से ज्यादा आदमी मारे गए थे। इनोसेंट लोग, बेगुनाह बेकसूर लोग मारे गए थे। तो ये अभी जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं मिस्टर सारथ वीराशेखरा, उन्होंने न्यूज कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि हमने ये बैन लगाने का प्रपोजल दिया है और जल्द ही जल्द ये अप्रूव हो जाएगा। ये कैबिनेट को ये प्रपोजल जा रहा है। तो ये बैन किस चीज पे है? बैन है बुर्का पे, बैन है कि 1000 मदरसा पे बैन लगेगा। सिक्योरिटी मिनिस्टर मिस्टर सारथ वीराशेखरा ने यह भी कहा है कि उनको बचपन का याद है कि बचपन में कोई बुर्का उन्होंने श्रीलंका में नहीं देखते थे मुस्लिम महिलाओं को पहनते हुए। तो ये नया सिस्टम है बुर्का का श्रीलंका में, जो कि सुरक्षा दृष्टिकोण से राष्ट्र हित में नहीं है। क्योंकि यदि आतंकवादी बुर्का पहन के यदि सेंसिटिव जगह चला जाता है, और जिस तरह से उपद्रव 2019 में किया था, आतंकवाद फैलाया था, एयरपोर्ट में घुस जाए। देखिए, जब एक महिला को आप देखते हैं तो महिला को शंका की दृष्टि से आप नहीं देखते, उसका फायदा आतंकी उठाता है। वो कहीं भी घुस जाएगा, कुछ भी कर देगा, और बुर्का में आप चेक भी नहीं कर सकते ठीक से, क्योंकि फिर बोलेगा अरे देखिए नारी का अपमान है। तो एक कवच बना के, बुर्का को एक कवच बना के यदि आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जाती है, तो क्या सही है? क्या ये धर्म का दुरुपयोग नहीं है? क्या ये ड्रेस कोड का दुरुपयोग नहीं है? एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये सब जो आतंकवाद के खिलाफ जो बहुत कड़ी कार्रवाई श्रीलंका में की जा रही है, उसका क्रेडिट जाता है मिस्टर गोतबाया राजापक्सा, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी जब थे, तो नॉर्थ ईस्ट में जो आतंकवाद हो रहा था उसके बहुत खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का क्रेडिट उनको जाता है। और इसी मुहिम पे श्रीलंका के लोगों ने उनको प्रेसिडेंट बनाया, प्रेसिडेंट चुना। तो उनका ये आशीर्वाद है इस मुहिम पे, जो कि श्रीलंका की सरकार बहुत तेज गति से आतंकवाद के खिलाफ मूव कर रही है। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों इस तरह की व्यवस्था हुई श्रीलंकन गवर्नमेंट को। देखिए, ये सच है कि मदरसा में भोले भाले मुस्लिम बच्चे जाते हैं और उनके मस्तिष्क में जहर डाला जाता है आतंकवाद का, एक्सट्रीमिज्म का। और जब वो बड़े होते हैं तो जैसे कहावत है, गोया पेल बबूल का तो आम कहाँ से होए। जब आप विष डालेंगे तो आदमी वो बड़ा होकर विष ही फैलाएगा। वो प्रेम की भाषा तो जानता नहीं है, क्योंकि बचपन से उसने प्रेम की भाषा सुनी ही नहीं। उसने सुना है काफिर को घेरो, काफिर को मार दो, गजवाए हिंद की सोच डालते हैं। तो जब ये सब विष डाला जाता है तो स्वाभाविक बच्चे का दोष नहीं है, दोष है उन मदरसों का जिन्होंने विष डाला है इनके बच्चों के मन में। तो स्वाभाविक है कि ये आतंकी पैदा होते हैं। और इनको कहा जाता है कि तुम यदि मारोगे काफिर को तो जन्नत में जाओगे। अरे हिंदुस्तान, पहले जमीन पे तो जन्नत पालो। ये ख्याली जन्नत और 72 हूरों वाली बात करके गुमराह किया जाता है बच्चों को। तो इस पर एक, तो ये जो मदरसा का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ना, वो श्रीलंका सरकार ने कहा है कि वो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण अस्त्र है। आप विवेकानंद भी पैदा कर सकते हैं और आप हाफिज सईद भी पैदा कर सकते हैं। यह है एजुकेशन का। यदि
विवेकानंद जी अपने गुरु के पास जाके सीख लेते हैं तो सन्यासी बन जाते हैं। हाफिज सईद ऐसे लोग आतंकी को अपना गुरु मानते हैं तो आतंकी बन जाते हैं। तो एजुकेशन ऐसा हो, बच्चों को ये सिखलाया जाए कि वो प्रेम की भाषा सीखें, टॉलरेंस की भाषा सीखें, सद्भाव की भाषा सीखें, वसुदेव कुटुंबकम की भाषा सीखें, न कि ये सीखें कि आतंक करो, काफिरों को मार दो, उसको घेरो, उसको मारने से तुमको जन्नत मिलेगा। तो ये सब जो सोच है, इसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एनालाइज किया, विश्लेषण किया कि श्रीलंका में जो आतंकवाद की समस्या है वो मूल उसका कारण है कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन। देखिए, मैं कुरान को कोट करना चाहता हूं। कुरान क्या कहता है बुर्का के बारे में? कुरान कहता है कि औरत, मुस्लिम औरत अपने छाती का जो क्षेत्र है उसको खिमार, KHIMAR, खिमार से कवर करेंगे, ढकेंगे, जिसको आप दुपट्टा भी कह सकते हैं। तो वो तो शक्ल और हेड को कवर करने की बात ही नहीं कर रहा है। तो ये कैसे मुस्लिम जो कुरान को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं? एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि 18th सेंचुरी में अरब कंट्रीज में बुर्का पहनने का रिवाज शुरू हुआ, पर्शियन गल्फ में। और कुछ लोग कहते हैं कि बुर्का हिंदुस्तान में ओरिजिनेट किया गुजरात में 18 सेंचुरी में, जिसको निकाब का एक दूसरा रूप बोलते हैं। जो मुस्लिम में निकाब कहा जाता है उसका दूसरा रूप गुजरात में शुरू हुआ। और 19th सेंचुरी में अपर क्लास मुस्लिम, जो धनी मुस्लिम थे, उनके बूढ़े लोग और जो शादीशुदा औरतें वो बुर्का पहनना शुरू कर। जो विवाहित नहीं थी वो बुर्का पहनने ज्यादा नहीं पहनती थी। लेकिन अब ये बुर्का एक ऐसा प्रचलित हो गया है कि अब ऐसा लोग मुस्लिम औरतों को इस तरह से कंफ्यूज किया, गुमराह किया गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट बन गया है। कोड ऑफ कंडक्ट की अब बुर्का पहनने पे ही आप सही माने में मुस्लिम माने जाओगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीजों का गलत इंटरप्रिटेशन, गलत अनुवाद हित में नहीं है। यदि श्रीलंकन सरकार समझती है कि राष्ट्र हित में नहीं है, देखिए राष्ट्र का मेरे अनुसार राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, चाहे कोई भी देश हो। कोई धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता है। धर्म एक पूरक है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। शस्त्र और शास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं देश को सुरक्षित करने के लिए। जितना महत्वपूर्ण है शास्त्र, उतना ही महत्वपूर्ण है शस्त्र। बिना शस्त्र के देश सुरक्षित नहीं रह सकता। यही चाणक्य ने समझाया जब चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया कि तुमको यदि विश्व का महाराजा बनना है तो तुमको शस्त्र उठाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, शस्त्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने किया, मुझे लगता है कि उनका सही कदम है। अब आपका जो शुरू में प्रश्न था कि हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं, क्या हिंदुस्तान में ये करने की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि जो स्टैटिस्टिक्स सामने आता है, चाहे उत्तर प्रदेश लीजिए, कि ऐसे क्यों है कि मुस्लिम बच्चे आतंकवाद का रास्ता लेते हैं। आप इसका विश्लेषण कीजिए। हिंदू बच्चे क्यों नहीं आतंक का रास्ता लेते हैं? मेजॉरिटी में बात कर रहा हूं, क्यों नहीं लेते? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बचपन में ही जो विष डाला जाता है, जो बच्चा देखता है वही सीखता है, जो सुनता है वही सीखता है। आप यदि उसको जहर उसके कान में डालेंगे तो जहर ही उगलेगा। आप लड्डू डालेंगे तो मिठास उसके मुंह से निकलेगा। आप शांति की बात करेंगे, प्रेम की बात करें तो वो गीता कोट करेगा, वो प्रेम की भाषा वसुदेव कुटुंबकम की बात करेगा। तो ये इंटरप्रिटेशन जो है वो जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में भी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए, जिसके तहत क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ये सरकार के रडार पे होना चाहिए। सरकार को पता चलना चाहिए कि पढ़ाया क्या जा रहा है और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एक छोटे से रूम में कोने में बैठा के विष डालने की जो सोच है और प्रतिक्रिया है, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, इससे क्या होता है, इससे मुस्लिम पॉपुलेशन हमसे दूर हटता है। एक आशंका और घृणा की भावना जन्म लेती है। ये सही नहीं है। यदि मेरा पड़ोसी मुस्लिम है तो हम उसको प्रेम से देखें या घृणा से देखें, सवाल ये पैदा होता है। और ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था जो घृणा को जन्म देती है,
जो आतंकवाद को जन्म देती है, यदि मुझे लगता है कि वो किसी मेरे पड़ोसी के बच्चों को किडनैप कर सकता है, तो मेरा ख्याल ये व्यवस्था सही नहीं, क्योंकि बच्चों को डाला जाता है कि तुम किडनैप करो, तुम मार दो, काफिर को मार दो। और वो भी कुरान में तो ये सब बात लिखी नहीं हुई है। अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि 2 मुस्लिम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि कुरान की आयत को चैलेंज किया है, उन्होंने चुनौती दिया है कि उसको हटाया जाए। क्यों? क्यों उनको भी लग रहा है कि यदि वो शांति से जीना चाहते हैं और हिंदुओं का विश्वास जीना चाहते हैं, तो प्रेम और सद्भाव ही भाषा होनी चाहिए, घृणा भाषा नहीं है। घृणा घृणा को जन्म देता है, घृणा घृणा को जन्म देता है, प्रेम प्रेम को जन्म देता है। हम लोग एक बार जन्म लेते हैं रोहित जी, हम लोग का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शांतिपूर्ण जिए, देश सशक्त हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देश का सम्मान हो, घर के अंदर कोई कला नहीं हो, लोग प्रेम से रहें। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। यहाँ तो बस किसान रैली के नाम पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो देखिए, ये जो राष्ट्र की सुरक्षा को चुनौती दिया जाता है, इस पे अंकुश लगाने की जरूरत है रोहित जी। ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, माननीय नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्र हित में नहीं है। मुस्लिम बच्चों को भी शांति की पाठ सिखाइए, उनको भी इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, पायलट बनाइए, क्यों नहीं? यदि वो हमारे राष्ट्र के शक्ति बढ़ाने में अच्छा योगदान दे सकते हैं तो ठीक है, इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये वो आतंकवाद का कारण बनेंगे तो इस पर ये विचाराधीन है, इसको तो फिर से इस पर चिंतन करने की जरूरत है। ये व्यवस्था नहीं चलेगी। और मदरसा में लोग बैठ के ही फैलाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, देश का दुर्भाग्य है कि वोट बैंक जो पॉलिटिक्स है ना, इस देश को बर्बाद कर रहा है। राइट टू वोट, अब्दुल कलाम जी का भी वोट था एक, और जो 2000 में एक बोतल रम लेके यदि हम ईमान बेच देते हैं, उनका भी वोट का वैल्यू है एक। या अब्दुल कलाम इज इक्वल टू वो एक आदमी जो 2000 में अपना ईमान बेच रहा है, जिसको कोई बुद्धि नहीं है। तो क्या एडल्ट फ्रेंचाइज, बाबा साहब अंबेडकर खुद इसके खिलाफ थे, एडल्ट फ्रेंचाइज के। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यदि हिंदुस्तान में दे रहे हैं, ये राष्ट्र को कमजोर करेगा। लेकिन लोग अपना वोट बैंक के चक्कर में इस तरह का गेम खेले हैं। तो इस देश को यदि सुधारना आप चाहते हैं, देखिए हम लोग कब बहुत पुराने दिनों में ही विश्व पावर बन जाते हैं, लेकिन यहाँ की सिस्टम सरकार को कमजोर करती है। यहाँ की सिस्टम सरकार इंजन लेके भागती है तो पीछे से इंजन खींचती है, पीछे से ड्रैग करती है। सरकार 10 कदम आगे लेती है, पांव खींचती है सरकार का। तो ये गलत है, ये राष्ट्रहित में नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षित नहीं है तो रोहित जी फिर क्या है? फिर तो हम गुलाम हुए, फिर गुलाम होंगे। और लोग तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो। आप सोचिए, जेएनयू में बाप रे, दिल्ली में लोग बोल रहे हैं हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अभी तक वो खुले घूम रहे हैं। अरे उनको तो 24 घंटे में उनको बस उनको साइडलाइन कर देना चाहिए था। 24 आवर्स आप एक स्पेशल कोर्ट बनाइए और प्रावधान रखिए कि राष्ट्रद्रोह, सेडिशन 7 दिन के अंदर ट्रायल रिपोर्ट होगा। एविडेंस तो सब है, वीडियो है, सब कुछ है। 7 दिन में न्याय फैसला सुनाइए और फिर बस खत्म। क्या न्याय मिलना चाहिए? आप मुस्कुरा रहे हैं, हमको पता है क्या मिलना चाहिए न्याय। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं बोलना नहीं पसंद करूंगा। वो न्याय सुना कर दीजिए, कर दीजिए। देखिए, सिस्टम में यदि कोई जहर चला जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो उल्टी होता है, सिस्टम उठा के फेंक देता है। तो जो हिंदुस्तान के अंदर जहर घुस रहा है, तो हिंदुस्तान उसको बाहर उठा के क्यों नहीं फेंक रहा है? सवाल ये पैदा होता है। तो इसीलिए हमको अपने पड़ोसी देश से सीखने की जरूरत है और हमको अपनी व्यवस्था में भी सुधार करने की जरूरत है। गाड़ी में एयर फिल्टर होता है रोहित जी, फ्यूल फिल्टर होता है, जो कि इंश्योर करता है कि इनमें कचरा न जाए, नहीं तो इंजन बैठ जाएगी, गाड़ी चलेगी नहीं। हिंदुस्तान में तो सब उठा के लोगों ने फेंक रखा है रोहित जी, कोई फिल्टर नहीं है। क्या मनमानी है, फ्री फॉर ऑल है, लेजे फेयर है, दादागिरी है, जो मर्जी करो, कोई रोक टोक नहीं। हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, कोई बात नहीं है। तो यही सब है, तो हिंदुस्तान इससे कमजोर होगा। तो राष्ट्रभक्ति डिमांड करती है कि सिस्टम सही हो, और जो चीज विष फैलाता है उसका तो जल्द से जल्द निवारण करने की जरूरत है रोहित जी।
राइट राइट। अच्छा सर, फाइनल क्वेश्चन आपसे। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने बोला था कि फ्रांस ने जो लॉ बनाया था रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए, वो इस्लाम के खिलाफ है, हालांकि उसमें इस्लाम का कहीं नाम नहीं लिया गया। तो ये पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है? वो बार बार दूसरे कंट्रीज के लॉज में, दूसरे कंट्रीज के इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप करता रहता है, जबकि बहुत सारे कंट्रीज ने बुर्का बैन किया, ऑस्ट्रेलिया भी किया है, जर्मनी भी, बहुतों ने किया है। पाकिस्तान ये कोशिश क्यों करता रहता है कि हर जगह बुर्का रहे, हर जगह मदरसा रहे? इंडिया में भी बोलता है कि मदरसों पे कंट्रोल किया जा रहा है। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान? पाकिस्तान की समस्या है कि पाकिस्तान मुस्लिम देशों का नेतृत्व करना चाहता है, ओआईसी का लीडर बनना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, 57 मुस्लिम देशों का बादशाह बनना चाहता है। तो ये सब नौटंकी करके वो प्रभावित करना चाहता है कि मुस्लिम हितों का वही एक ही केंद्र बिंदु है जो कि मुस्लिम हितों पे ध्यान देता है, पहली बात। दूसरी बात है कि इस तरह से पाकिस्तान न्यूज में रहना चाहता है। तीसरी बात जो मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं, तुम इतना जम्मू एंड कश्मीर के मुस्लिम के बारे में बोलते रहते हो, कभी चीन में उइघुर मुस्लिम्स के बारे में पाकिस्तान मिलिट्री ने, इमरान खान ने मुंह खोला? क्या वो मुसलमान नहीं है? उनकी क्या दुर्दशा है तुमसे छुपी है? इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी, तुम मुंह क्यों नहीं खोलते? कावड़ आर्मी, तुम कावड़ आर्मी मुंह क्यों नहीं खोलते? क्योंकि तुमको पता है तुम्हारा गेम भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारी सब पाप चीन के पास पड़ी हुई है। तो एक बार चीन मुंह खोला तो तुम्हारी बस मिट्टी पलीद हो जाएगी। तो ये सब नौटंकी है, ड्रामा है, ये सब प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का स्वरूप है। इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। पाकिस्तान आतंकवाद का मुख्य बिंदु है। अब पाकिस्तान का तो देखिए सब जगह मुस्लिम कंट्रीज में बेइज्जती हो रहा है। सऊदी अरबिया ने जो $1 बिलियन लोन दिया था, कर्ज तो वापस मांग रहा है। पाकिस्तान बोलता है पैसा नहीं है। मलेशिया में उसका एयर फ्लाइट जाता है, उसको रोक दिया जाता है, टेक ऑफ नहीं करेगा जब तक हमारा पैसा नहीं लौटाओगे। अरे कुछ तो इज्जत रखो, अपना सब जगह बेइज्जती कराते हो। अमेरिका जाते हो मिलने, सऊदी अरबिया फ्लाइट देता है और फ्लाइट विड्रॉ कर लेता है। फिर तुम एक नॉर्मल फ्लाइट में आते हो इमरान खान, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो अपने व्यवहार में, सोच में परिवर्तन लाओ। तो पाकिस्तान देखिए एक बहुत ही शेमलेस, बेशर्म देश है। और वहां के आवाम में मैं दोष ज्यादा नहीं ढूंढ रहा हूं, वहां की मिलिट्री और वहां का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसमें मैं दोष ढूंढ रहा हूं। उसने पाकिस्तान को बर्बाद किया। और मैं पाकिस्तान आवाम से के लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। 70 साल का घृणा करके पाकिस्तान, हिंदुस्तान से घृणा करके पाकिस्तान को क्या मिला? आज बांग्लादेश उससे बेहतर है जो 1971 में जन्म लिया। तुम 1947 में जन्म लिए थे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है? ये साबित करता है कि तुम्हारे सोच में दोष है। बांग्लादेश की सोच सही है तो देखो कहां से कहां पहुंच गया है। तुमसे जीडीपी कई गुना आगे है, वहां लोग कितने अच्छे हैं। तो ये देखिए पाकिस्तान, देखिए यदि आदमी अंधा हो जाए तो उसको भगवान भी मदद नहीं कर सकता। पाकिस्तान अंधा है, उसको दीवार का कुछ दिखाई नहीं देता। वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड, आत्म मृत्यु, आत्मघातक रास्ते पे दौड़ता जा रहा है। सामने कुआं है, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुआं में गिरेगा, उसकी मौत होगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। जी सर, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि मदरसे में कैसी दी जाती है शिक्षा और बेहतर शिक्षा का फायदा क्या होता है, और खासतौर से जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस इस बुर्का बैन और मदरसा बैन की। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर, और उम्मीद है आपके साथ किसी और इश्यू पे दोबारा बात करेंगे। अभी के लिए सर नमस्कार, जय हिंद।